आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के प्राइम टाइम में आप सबका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जिस बात का डर था वो बात अब लोगों के सामने आने लगी है, क्योंकि जिस तरह से दुष्प्रचार कोरोना वायरस को लेकर के तबलीगी जमात और मुसलमानों को बदनाम करने की जो कोशिशें लगातार गोदी मीडिया द्वारा की गई, सरकार के नुमाइंदों द्वारा की गई, और जिस तरह से दुष्प्रचार मीडिया ने अपने अपर लेवल पर जाकर के बनाया, उस पर अब देश ही नहीं दुनिया भर में थू-थू होती हुई नजर आ रही है। भारत में कोरोना वायरस आने के बाद लगातार ये देखा जा रहा है कि भारत में इस्लामोफोबिया की संख्या बढ़ गई है और हर कोई इस वायरस से ज्यादा इस्लामोफोबिया की चपेट में आता हुआ नजर आ रहा है। आज जो गल्फ कंट्री से लगातार एक दो नहीं, यूएई नहीं, सऊदी अरब नहीं, कुवैत नहीं, बल्कि तमाम देशों ने इसके खिलाफ अपनी हुंकार छेड़ दी है। इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए शारिक अदिल यूसुफ मौजूद हैं। शारिक, जिस तरीके की बातें आ रही हैं सामने, उस पर भारत की, खासतौर पर भारत सरकार की क्या छवि बन रही है गल्फ कंट्रीज में? देखिए, भारत सरकार की छवि अभी इस वक्त जो बनी भी है वो इनकम्पिटेंस के तौर पे लोग देख रहे हैं कि भारत सरकार अपनी मेहनत और अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे तरीके से नहीं पूरा कर पा रही है, लोगों को सचेत करने में, अवेयर करने में। और उसकी वजह ये मानते हैं कि ज्यादातर इसके पीछे की जो वजह है वो इंडियन मीडिया है। और ज्यादातर लोगों ने इंडियन मीडिया को टारगेट करते हुए बहुत सी बातें बोली हैं, लेकिन उसके अलावा अगर कोई नाम ज्यादातर ट्वीट्स में सामने आया है और जिस नाम को आप ये कह सकते हैं कि सामने टारगेट करते हुए या जिस नाम को जिम्मेदार ठहराते हुए अगर किसी ने ट्वीट किया है लोगों ने, तो वो आरएसएस का नाम किया है। और ऐसे कई सारे ट्वीट्स आपकी नजर पड़ेगी जिसपे आरएसएस को लेके और इंडियन मीडिया को लेके कई सवाल खड़े किए गए हैं। और खास के हिंदुस्तान में मुसलमानों की कंडीशन पे लेके बाहर के कई गल्फ कंट्रीज ने इस पे सवाल खड़े किए हैं। और ये अभी भी एक वेकनिंग कॉल होनी चाहिए ये गवर्नमेंट के लिए कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस खराब कर सकता है हमारा बाहर देशों से। तो उस हिसाब से सोचते हुए सारे कदम लेने की जरूरत है और अभी भी वक्त है कि वो एड्रेस करें इन्हें, इससे पहले कि ये मैटर कोई बड़ा मैटर बन जाए, कोई नेशनल लेवल का मैटर बन जाए। इसे हम अगर अभी खत्म कर सकते हैं तो बेहतर वही है। और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि लोगों को अवेयर किया जाए। शारिक, मैं ये जानना चाहूंगा, जो खबर आ रही है वो खबर दरअसल क्या है? देखिए, अब जो सबसे अगर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कोई बात है तो वो ये है कि गल्फ कंट्रीज के कई लोगों ने ये बात ओपनली बोली है कि हम हर साल आपको 55 बिलियन से ज्यादा देते हैं और एनुअली हम हर साल 120 बिलियन तक भी दे देते हैं मुस्लिम कंट्रीज द्वारा मिला जुला के। और ये बात बोलने वाले अल नसार हैं जो लगातार इस तरह की बातों को सामने रखते हैं और जो लगातार इन बातों के ऊपर आवाज उठा रहे हैं और कुवैत से ये बिलोंग करते हैं। तो अब्दुल रहमान नसर ने ये बात कही कि हम हिंदुस्तानियों की मदद कर रहे हैं और हम हर साल 55 बिलियन देते हैं और कुल मिला के सभी मुसलमानों देश को मिला के हिंदुस्तान में हर साल 120 बिलियन डॉलर जाते हैं। और उस 120 बिलियन डॉलर के बावजूद इंडिया के जो ज्यादातर नॉन मुस्लिम है, गैर मुस्लिम जो हैं, वो मुसलमानों को सही तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे हैं। और बदले में हम यहाँ पे अपने देशों में इनका फ्री में इलाज कर रहे हैं और इनको इज्जत से रख रहे हैं। तो ये एक आप कह सकते हैं कि ये इनका निजी मामला और ये इनका दिल से, या आप ये कह सकते हैं कि इन्होंने अपनी फीलिंग यहाँ पे बयान की है। लेकिन ये बात अगर कोई कंट्री का इतना बड़ा शख्सियत कह रहा है तो इस पे गौर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि 1 से 2 और 2 से 10 आदमी होने में टाइम नहीं लगता है नदीम। तो इससे पहले कि ये आइडियोलॉजी आग पकड़े, इससे पहले कि ये चीज आगे बढ़े और लोगों के ध्यान में आए, इंडियन सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसको रोकें। दूसरी जो बहुत बड़ी खबर है आ रही है वो ये है कि हमने कल भी इनके बारे में बात किया था। और जहरानी आबिदी, उन्होंने अब नए ट्वीट में अपने ये लिखा है कि वो चाहते हैं कि जो सारे सबूत जो उन्होंने इकट्ठा किए हैं उन्हें लेके वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जाएंगे, इंडिया के कई लोगों को उस क्रिमिनल कोर्ट में खड़ा करेंगे। कोई नाम उन्होंने नहीं दिया है, लेकिन उनका कहना है कि हिंदुस्तान और आरएसएस के खास के कई मेंबर्स ऐसे हैं जिनको वो सामने लाके इंटरनेशनल कोर्ट में खड़ा करेंगे। और ये पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उनकी कि ये इस इंसाफ को देखें। तो इस तरह की कुछ चीजें जो हैं वो अभी भी एक तरह के, अब अगर वार्निंग साइन नहीं भी लें तो इसको रेड फ्लैग की तरह देखना जरूरी है
कि ये होश में आने का एक समय है कि अभी भी अगर आप इस तरह के काम करें तो ना चाहते हुए एक पहले से हिंदुस्तान की पहली बात कि पहले से हिंदुस्तान की इकोनॉमिक स्थिति जो है वो गिरती जा रही है। दूसरा कि हिंदुस्तान में जो पॉसिबिलिटीज थी ऊपर आने की कोरोना के बाद, उसमें भी और दिक्कतें आएंगी और उन तमाम चीजों के बीच में हिंदुस्तान अभी एक दिक्कत और अपने गले नहीं लेना चाहता है और ना ले तो बेहतर है। तो इसलिए हिंदुस्तान के सभी डिप्लोमेटिक रिलेशंस को और सभी गवर्नमेंट्स को सोच समझ के सारे कदम लेने की जरूरत है और इसको एड्रेस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। शारिक, मैं जानना चाहूंगा इसमें जो ट्वीट्स आए हैं, किन किन मुल्कों के लोगों ने आगे आकर के ट्वीट किए हैं? नदीम, इसमें ऑलमोस्ट सभी मिडल ईस्ट के लोग हैं, कुवैत के, सऊदी अरब के, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के, बहरीन से, और ये ऐसे कुछ इसमें से ज्यादातर देश ऐसे हैं जहां पे अपने नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर के अपने रिलेशंस अच्छे हैं। तो उसके बाद अगर इस तरह के बयान आ रहे हैं इन तरह के देशों से, तो ये सवाल खड़ा करता है नरेंद्र मोदी की नीति पे, क्योंकि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने भी कुछ दिन पहले हिंदुस्तान को इनडायरेक्टली धमकाया था। और इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई धमकी देता है कोई बड़ा लीडर, तो वो आपको डायरेक्टली नहीं बोलेगा, आपके नेशन को डायरेक्टली टारगेट करते हुए नहीं बोलेगा कभी भी। उसके बोलने के तरीके अलग होते हैं, उसके बताने के तरीके अलग होते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बात रख दी थी। तो इससे पहले कि हमारे और रिलेशंस और जगह से खराब हों या अमेरिका से ही खराब हों, हमें हर जगह को देखते हुए चलना है, लेकिन साथ ही साथ हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं खोनी है। मगर हिंदुस्तान जिस चीज के लिए जाना जाता था, बेहतर यही है कि हिंदुस्तान आज भी उसी चीज के लिए जाना जाए। नदीम, शारिक, मैं जानना चाहूंगा आपसे यहाँ पर कि किन किन लोगों ने, उनके नाम अगर आप बता सकें कि किन किन लोगों ने क्या क्या ट्वीट किए हैं और उस मैं ट्वीट आपको में क्या कुछ कुछ कहा हुआ है। जी हाँ, मैं आपको कुछ ट्वीट्स भी पढ़ के सुनाता हूँ। पहले अब्दुल रहमान अल नसर का मैं बताता हूँ। इन 53 मुस्लिम कंट्रीज, इंडियंस वेयर मोस्ट ऑफ देम हिंदू आर ट्रीटेड विथ ह्यूमैनिटी एंड रिस्पेक्ट, हाउ आर मुस्लिम्स ट्रीटेड इन इंडिया। तो वो सवाल खड़ा कर रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि जो हमारे सभी मुस्लिम देश जिनको कहा जाता है, उन सभी देशों में हम नॉन मुस्लिम, गैर मुसलमानों को और हिंदुओं को खास के एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों में मुसलमानों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है हिंदुस्तान में, उनका ही ट्वीट था जिसमें उन्होंने लिखा था कि एवरी ईयर मोर देन $55 बिलियन आर ट्रांसफर्ड टू इंडिया फ्रॉम द गल्फ कंट्रीज एंड मोर देन 120 बिलियन एनुअली फ्रॉम ऑल मुस्लिम कंट्रीज। These mostly Hindus are Indians, mostly Hindus are treated well in these countries. In return, how are Muslim treated in India? और उन्होंने पहले ये बात बताई, वही $55 बिलियन देते हैं और $120 बिलियन सालाना सारे मुस्लिम देश मिलके देते हैं। उसके और जो हिंदू रहते हैं इन देशों में उनका ख्याल रखा जाता है, लेकिन बदले में मुसलमानों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। तो एक सवाल उन्होंने प्रेजेंट किया है। और उसके बाद उन्हीं ने ही लिखा है ये भी कि आरएसएस डू नॉट रिप्रेजेंट हिंदू, मेनी हिंदूज आर ह्यूमन एंड रिजेक्ट इनजस्टिस। उन्होंने लिखा है इसमें कि आरएसएस जो है वो हिंदू या हिंदुत्व को सामने आके, हिंदुत्व को आप आइडेंटिफाई आरएसएस से नहीं कर सकते हैं। हिंदुत्व अपने में एक इंडिपेंडेंट आइडियोलॉजी है और जो एक सच्चा हिंदू होता है वो एक ह्यूमेन आदमी होता है, एक जस्ट आदमी होता है और वो कोई किसी के साथ गलत नहीं करता है। उन्होंने ये भी लिखा है स्टॉप आरएसएस टेररिज्म। तो इन्होंने लगातार आरएसएस को टारगेट किया है और हमने उस दिन ही पढ़ा था प्रिंसेस हिंद के बारे में, और उन्होंने भी बातें बोली थी कि हम अपने देश में सभी इंडियंस को और सभी गैर मुसलमानों को ख्याल रखते हैं, लेकिन अगर कोई आके यहाँ पे मुसलमानों की बदनामी करेगा, मुसलमानों को बदनाम करेगा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बोलेगा, तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद अगर सुहेल अल जरूनी एक शख्स हैं, उन्होंने भी लिखा है, We have for the last many years hosted and interacted with many communities of various religious backgrounds and can never support any element which disrespects any sentiment of any religion. इनका कहना है कि हम पिछले कई सालों से हर धर्म के लोगों को अपने यहाँ जगह दे रहे हैं और यही वजह है कि हम किसी भी धर्म के लोगों को किसी और धर्म के किसी भी नीति के बारे में बुरा या गंदा या गलत बोलते हुए नहीं सब्र कर सकते या नहीं रह सकते सुनते हुए। नूरा अल गुरैर ने भी यही बात बोली है और उन्होंने दुबई पुलिस हेडक्वार्टर को टैग करते हुए बोला है कि जो भी इस तरह के गलत ट्वीट कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है और उनको वापस उनके देश में भेजने की जरूरत है, क्योंकि हम इस तरह के हेटफुल स्पीच अपने देश में नहीं सहेंगे। और श्रीका एक शख्स हैं, उन्होंने लिखा है, आई विल अडॉप्ट द कॉज ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया एट द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल इन जिनीवा फॉर फ्री इंडिया। उन्होंने लिखा है कि जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, चाहे वो तमाम मॉब लिंचिंग हो
या उनको टारगेट करना हो, या तबलीगी जमात को टारगेट करना हो, या मुसलमानों के नाम पे जिस तरह के स्लग्स चलते हैं, उन सभी चीजों को सबूत बना के वो जिनेवा काउंसिल में जाएंगे। और जिनेवा काउंसिल का मेन काम था, जिसने जिनेवा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वॉर दिया था, जिसके तहत उन्होंने बताया था कि हर वॉर जोन के भी कुछ कंडीशंस होते हैं और उनको फॉलो करना जरूरी है। तो ये वहां पे लेके जाएंगे। मतलब इसका ये है कि इंटरनेशनल मैटर में हिंदुस्तान को खड़े होने की जरूरत पड़ेगी। उसके अलावा उन्होंने लिखा, आई इनवाइट ऑल लॉयर्स एंड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट टू ज्वाइन विद अस to remove the injustice of the poor in India by extremists, that the conductor of the case to the criminal court so that every criminal is held accountable। इसमें उन्होंने लिखा कि हम हर लॉयर से ये विनती करते हैं और हर ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट से, हर बैरिस्टर से और हर ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट से ये विनती करते हैं कि वो हमारे साथ हाथ जोड़े, और जो भी हिंदुस्तान में गलत नीतियां हो रही हैं, चाहे वो मुसलमान के साथ हो या किसी गैर मुस्लिम के साथ हो, और खास के गरीबों के साथ जो हो रहा है, जो एक्सट्रीमिस्ट द्वारा किया जा रहा है, उसके ऊपर हम केस लेके जाना चाहते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में, जहां पे हर क्रिमिनल को अकाउंटेबल लिया जाएगा। और उसके बाद उन्होंने ही आगे ये भी लिखा है कि I am collecting evidence to accompany the complaint that will be submitted to His Excellency the Prosecutor of the International Criminal Court। कि मैं अभी भी गवाह और सबूत इकट्ठा कर रहा हूं तमाम उन चीजों के खिलाफ जो हिंदुस्तान में हो रहा है, और मैं उन्हें पेश करूंगा इंटरनेशनल कोर्ट में प्रोसिक्यूटर के आगे। तो ये कुछ ट्वीट्स थे, लेकिन ज़हरानी के ट्वीट्स हमने परसों बात किए थे, और जिसमें से उन्होंने लिखा था कि हम इस्लाम के या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कुछ नहीं सुनेंगे, और उन्होंने एक हैशटैग का शुरुआत किया था, सेंड हिंदुत्व बैक होम। लेकिन फिर उन्होंने बाद में ये भी लिखा कि मैं हिंदुओं को गलत तरीके से नहीं देखता हूँ, मैं ये सिर्फ उन हिंदुओं के लिए लिख रहा हूँ और उन लोगों के लिए लिख रहा हूँ जो अपनी हिंदू आइडियोलॉजी को लेके मुसलमानों को और इस्लाम को और इस्लामिक आइडियोलॉजी को गलत सेंस में पोर्ट्रे कर रहे हैं और उनके आगे एक रेसिस्ट लुक रख रहे हैं। यानी अगर कोई शख्स काला है तो मैं उसको काले होने की वजह से उससे दूर रख रहा हूँ। उसी तरीके से अगर कोई शख्स मुस्लिम है तो मैं उसके मुस्लिम होने की वजह से बुराई कर रहा हूँ। अगर कोई शख्स इस वजह से कर रहा है तो उन्होंने उसके लिए ये हैशटैग शुरू किया है, और उन्होंने ये ट्वीट दोबारा करके क्लैरिफाई किया है सारे मुसलमानों को कि आप मुसलमान होते हुए हिंदुओं के लिए नफरत ना पालें। तो सेंड हिंदुत्व बैक होम का मतलब ये नहीं है कि सारे हिंदुओं के लिए, बल्कि उन लोगों के लिए जो इस्लाम के खिलाफ नफरत फैलाना या प्रोपागेंडा करने की कोशिश कर रहे हैं नदीम। तो ये कुछ ट्वीट्स हैं, और ये अभी सिर्फ एक शुरुआती दौर में है, आपको समझने की जरूरत है। अगर इस चीज ने आग पकड़ी तो ये आग बढ़ेगी, क्योंकि ये समझना जरूरी है कि इस्लाम मिडिल ईस्ट में लगभग तमाम उन कंट्रियों में फैला हुआ है, तो इसका इन्फ्लुएंस हर उस कंट्री में जाएगा, और जब हर कंट्री के लोग इस तरह की बातें बोलना शुरू करेंगे तो वो एक अलग मैसेज लेके जाएगा और लोगों को एक उस डायरेक्शन में लेके जाएगा जो फिलहाल जिसकी जरूरत नहीं है। हम अभी उस डिबेट या उस डिस्कशन के लिए रेडी नहीं है, ना हम उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं। तो बेहतर यही है कि हम अपने तौर पे, एक हिंदुस्तानी के तौर पे हम बेहतर काम करें, और हिंदुस्तानी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस चीज को क्लैरिफाई करें, खुद हिंदुस्तानी मुसलमानों को भी और बाहर रहने वाले मुस्लिमों को भी, वरना ये चीज एक इंटरनेशनल मैटर बनेगी और जिसके लिए हिंदुस्तान अभी तो रेडी बिल्कुल नहीं है नदीम।